स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल हिंदी बाई एमआर में। आज हम हिंदी व्याकरण के लगभग सभी टॉपिकों का एक संग्रह लेकर आए हैं, जिसमें आपके वर्णमाला है, शब्दकोश है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, संज्ञा, सर्वनाम है, और फिर विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन। ये सारे टॉपिक हमने इसमें कंसिडर करने का प्रयास किया है, और हर एक टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न लेने की हमने इसमें कोशिश की है। और यह वीडियो उन बच्चों के लिए खास होने वाला है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। उनमें सभी में ये ग्रामर का पूरा पोर्शन ही आता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में किसी दूसरे ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, वो वे जो ध्वनियां कहलाती, वो आपके क्या कहलाती, तो वो ध्वनि हमारे कहलाती हैं स्वर कहलाती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई क्या है। प्रश्न थोड़ा इसमें अलग है, ध्यान रखना। ये लिखित इकाई पूछ रहा है, यदि ये पूछता निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तब इसका जो आंसर है वो अलग हो जाता। लेकिन जब लिखित इकाई की जब बात पूछी जाती है, तो वहां लिखित इकाई में आपके सही आंसर इसका वर्ण ही आएगा, ध्यान रखना। और वैसे यदि पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तब आपका उसमें आंसर ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। अर्थात ये जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा, तो पहले जो शब्द आएगा वो आपका आएगा गुरु है, वो सबसे पहले आएगा, जो ये 4 दिए गए इनमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा, तो इनमें सबसे बाद में आने वाला जो शब्द है वो आपका है ह्रास। नेक्स्ट, रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलन से हुआ है। तो इसमें जो रसोत्पत्ति शब्द है, इसका जो विच्छेद होगा वो आपके होगा रस जमा उत्पत्ति। अब ये इस तरीके से जब तुम इसका विच्छेद करोगे तो ये आराम से तुम्हारे समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये ऊ है। अब ये इस तरीके से जब हम देखते हैं तो इसका आंसर 1 सेकंड में निकल जाता है कि ए और ऊ, अर्थात ए या ऊ के बाद ए या कोई भी स्वर है, उसके बाद यदि ऊ आता है तो उसका हो जाता है ओ हो जाता है। तो यहाँ संधि होगी आपके गुण संधि होगी। नेक्स्ट, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें देखते हैं व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, गुण संधि या फिर ऋण संधि। जो भी इस तरीके के शब्द होते हैं, उन शब्दों में ये ध्यान रखना कि हमें सबसे पहले उस शब्द का विच्छेद करना होता है। यदि तुमने उसका विच्छेद सही कर लिया तो फिर तुम्हें उसकी संधि निकालने में दिक्कत नहीं आती है। अब यहाँ जब तुम उसको देखोगे कि यहाँ ई है और यहाँ ऊ है, तो इस तरीके से यहाँ पर इक्का हो जाएगा ये, और ये के ये उ की मात्रा लग जाती है, तो इस तरीके से ये इसका हो गया। तो ये जो संधि होगी इक्का ये जो होता है वह आपके यण संधि में होता है। नेक्स्ट है कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है। अब इस तरीके के जो भी शब्द आते हैं उनका एक ही तरीका है कि पहले उनको उसका विच्छेद किया जाए, और विच्छेद करते वक्त भी ये ध्यान रखा जाए कि दोनों तरफ के जो पद हैं वो उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। यदि अर्थ नहीं निकलता है तो वह संधि आपकी सही नहीं है। अब यहाँ देखिए वी प्लस आ, ये यहाँ पर वी आ गया और ये आपके यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जिसमें v प्लस आयाम ये इसका विच्छेद हो गया, तो v प्लस आयाम ये 2 नंबर का इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो एक तो इसकी पहचान ये है कि जहां भी 2 मात्राएं आती हैं, कई की मात्राएं आती हैं, तो वहां पर ध्यान रखना। इसका सीधा एक ट्रिक है जिसे कहा जाता है कि जिसे हम वृद्धि संधि कह सकते हैं। तो इसका जो विच्छेद होगा वह होगा सदा प्लस एव, इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट है अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है। तो इस तरीके के जो शब्द आते हैं हमें इनका विच्छेद करके देखना चाहिए, उसके बाद इसका सही अर्थ पता लगता है। ए और ये इस तरीके से प्रति, और उसके बाद आशा, और उसके बाद इत। इस तरीके से जब इस हम पूरे इस शब्द का वो करेंगे तब उसके बाद हमारा सही आंसर। अब देखिए इसमें मूल शब्द क्या है, इसमें मूल शब्द है आपके आशा।
और ये जो दो है ए और प्रति, ये दोनों क्या है आपके उपसर्ग। इसमें एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न बन रहे हैं कि अप्रत्याशित में दो उपसर्ग कौन कौन से हैं या इसमें कितने उपसर्गों का प्रयोग किया है, और उसके बाद ये जो शब्द है ये है आपके प्रत्यय, अर्थात दो उपसर्ग और एक इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया इस मूल शब्द में। यहां पर जो इसने पूछा है अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है, तो अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द आपकी आशा है। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, तो इसमें भी नहीं है, इसमें ता है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ये जो शब्द है स्वच्छता, तो ये जो है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय आपके प्रयुक्त हुए हैं। तो प्लस अक्ष प्लस ता, इस तरीके से ये एक उपसर्ग है और ये एक प्रत्यय है। ध्यान रखना, इस तरीके से जब तुम शब्दों को तोड़ने लग जाओगे ना, तब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से उस शब्द का तुम विच्छेद कर सकते हो। नेक्स्ट है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यह भी अच्छा प्रश्न है कि आचार है या आचार है या विचार है या प्रचार है। अब ध्यान रखिए, आचार में आ प्लस चार, उसके बाद जो विचार है इसमें वी प्लस चार, उसके बाद प्रचार में प्र प्लस चार, इस तरीके से। और जो ये अचार शब्द है ध्यान रखना, इसमें ए और चार मत कर देना कि ये इस तरीके से आपने इसका वो विच्छेद कर दिया, नहीं ये नहीं है। अचार तो अपने आप में एक संज्ञा शब्द है, ध्यान रखना। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा कि अचार है वह उपसर्ग के रहित शब्द है, बाकी तीनों में आपके उपसर्ग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो नीचे जो दिया गया है कि किस में उपसर्ग नहीं है, तो इसमें ये देखिए अपरोक्ष, अपरोक्ष, उसके बाद ये जो है आपके अप और प्लस वाद, उसके बाद यहां पर ये देखेंगे अप प्लस मान, जबकि ये जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट, कृत जो प्रत्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो कृत प्रत्यय होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है, किस विकल्प में कृदंत या कृत प्रत्यय शब्द है, अर्थात कृत प्रत्यय की ध्यान रखना एक बात कि जो धातु या क्रिया, धातु या क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि किस कौन सा ऐसा शब्द है जो धातु या क्रिया की श्रेणी में आता है, तो आपकी यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, और यह जो करणीय है ये एक तरीके से मान लो क्री जो धातु है उसके साथ लगा हुआ है, तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर होगा कि करणीय में कृदंत जो है प्रत्यय। नेक्स्ट, क्रिया धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। अभी हमने बता दिया कि क्रिया धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है, यह भी कह सकते हैं कि ये कृदंत प्रत्यय है। नेक्स्ट, किस शब्द में नी प्रत्यय युक्त शब्द है, अर्थात नी प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, इसमें यह भी नहीं है, ध्यान रखना निरोग, इसमें तो उपसर्ग लगा हुआ है। और गैर कानूनी या कतरनी, यहाँ इसमें गैर कानून, इसमें भी ये भी नहीं है, यहाँ भी ई प्रत्यय लगा हुआ है। और सहपत्नी यहाँ भी नहीं है, और ये जो कतरनी है ध्यान रखना, यहाँ जो इसका सही वो विच्छेद होगा कतर और नी, तो इसका सही आंसर होगा कि कतरनी में नी जो प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है, अर्थात विशेषण और संज्ञा शब्द को जो संबंध, या ये मान लो विशेषण और संज्ञा शब्द होते हैं जिसमें उसमें कौन सा समास होता है, तो उसमें आपके होता है कि कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट है कि त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है, तो त्रिफला शब्द इसमें देखेंगे त्रि और फल। अब इसमें ये जो है, ये जो शब्द है ये आपके संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची। तो जो संख्यावाची शब्द होता है वह वहां पर आपके द्विगु समास होता है। नेक्स्ट, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एक तो जैसे इस तरीके से राम सीता,
अब ये जो चिन्ह यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो चिन्ह है ये क्या चिन्ह है, तो इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ भी इसमें साथ के साथ हम ये भी बता देते हैं कि अल्प विराम, अर्ध विराम और ये विराम चिन्ह ध्यान रखना। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम जिसे तुम कोमा कहते हो, जिसे अंग्रेजी में आप कोमा कहते हैं, वो अल्प विराम है। और अर्ध विराम का जो चिन्ह है ये इस तरीके से होता है, ये अर्थात ये जो विसर्ग होता है तो नीचे वाला जो बिंदु होता है इसको हम कोमा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपके अर्धविराम का चिन्ह है। और एक होता है, तीसरा होता है पूर्ण विराम। इस तरीके से अर्थात 3 विराम कह सकते हैं, अर्धविराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि चंद्रशेखर समास में बहुब्रीहि समास है। निम्न में से आकाश शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो विभु है, वह आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं। ये जो तीनों है ये आकाश शब्द के पर्यायवाची। नेक्स्ट, निम्न में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सही आंसर होगा इसका कि जलज जो है वह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि जलज का मतलब होता है कमल, जो जल में पैदा होता है उसे जलज कहा जाता है। तो यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से जो विबुध शब्द किसका पर्यायवाची है? जो नीचे जो शब्द दिए गए तो इसमें जो ये है आपके देवता का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में से अब्ज का अर्थ नहीं है, अर्थात कौन सा एक अर्थ जो अब्ज का नहीं बैठता है सही? तो वह आपके कि बादल जो है वो अब्ज के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में से तिमिर का विलोम शब्द कौन सा है? तो सही आंसर होगा इसका आलोक। निम्न में से अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, तो अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला और सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो सार्थक शब्द होगा इसका मुमुक्षु। नेक्स्ट, निम्न में से युयुत्सु का अर्थ क्या है? तो युयुत्सु का सही अर्थ होगा युद्ध की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है, युयुत्सु कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से तरणी और तरणी शब्द युगम का अर्थ भेद है। तो इसका जो याद करने का तरीका ध्यान रखना क्या होगा, ये तरणी और ये तरणी, इसमें याद कैसे करें इस प्रश्न को? सही आंसर तो इसका होगा सूर्य और नाव। तो तरणी जैसे इसमें अपन देखते हैं तो जो सूर्य होता है छोटा दिखाई देता है, और जब देखने की बात आती है तो जो नाव होती है वो सूर्य की तुलना में बड़ी दिखाई देती है। तो जिसमें छोटे की मात्रा होती है वह सूर्य, और जिसमें बड़ी की मात्रा होती है वह नाव। तो यह इसको याद करने की एक ट्रिक है जिसे तुम अपना सकते हो। नेक्स्ट है, निम्न में से मरीचि और मरीचि शब्द युगम का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा कि इस मरीचि का मतलब होता है किरण और इस मरीचि का मतलब होता है सूर्य। नेक्स्ट, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? तो इस वाक्य में जो गांधी शब्द है वह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? तो पुस्तक है वह जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट, अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो वाक्य में सर्वनाम है, अर्थात इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें है ये जो अपना अपना जो शब्द है ये इसमें सर्वनाम है। नेक्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो भेद होते हैं वो आपके होते हैं 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है? तो विकारी शब्द आपका विशेषण है। विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद आपकी क्रिया है और एक विशेषण। तो यहां जो ऑप्शन दिया गया है उस विशेषण का दिया गया है। तो ये चारों विकारी शब्द होते हैं और ये बाकी अविकारी शब्द हैं। नेक्स्ट, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण कौन सा है? तो इसमें निश्चित रूप से विशेषण है जो काली है, विशेषता बता रहा है पतलून की। नेक्स्ट, की रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की दी है, कई जगह 8 प्रकार की भी मान ली जाती है, बाकी 7 और 8 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया तो ये 7 इसका आंसर सही मानेंगे। नेक्स्ट है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण नीचे कौन सा है? गीता हंस रही है या पक्षी उड़ रहे हैं, गगन आम खाता है या रमेश देर तक सोता है? सही आंसर होगा कि गगन आम खाता है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण, क्योंकि ये आम है, ये इसमें यहाँ पर कर्म है। नेक्स्ट,
पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? तो सही आंसर होगा इसका कि इसमें आपके कर्म कारक है। नेक्स्ट, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? तो यहाँ भी ये माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कर्म कारक है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आगे और भी अच्छे अच्छे और बेहतर वीडियो आपके लिए डाल सकें। थैंक यू।